जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप एमबीएच का जल्दी और जीरा सिप एमबीएच का जल्दी और जीरा सिप। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टाइम में आपका स्वागत है। आईपीएल रीस्टार्ट होने वाला है, मगर रीस्टार्ट होते ही एक आसमान से आफत जो है ना वो आईपीएल पे पड़ गई है और कुछ शायद इसी तरीके का मिस फॉर्च्यून आप कह लीजिए कि भाई ऐसा लग रहा है। मगर कोई बात नहीं, इस मुद्दे पर बात करेंगे कि केकेआर वर्सेस यहाँ पर आरसीबी का मुकाबला है, किस तरीके से ये हो सकता है और क्या विघ्न जो है अब आईपीएल के सामने जो है यहाँ पर आया है। साथ में रजत पाटीदार ने आरसीबी से जो है ना आरसीबी के बारे में उन्हीं के पॉडकास्ट में एक बात बोली है कि भाई वो खेलना नहीं चाहते थे। ठीक है, अब तो कप्तान बन गए हैं, मगर एक समय ऐसा था जब वो आरसीबी से खेलना नहीं चाहते थे, उन्हें धोखा मिला है, वो कुछ इस तरीके का महसूस कर रहे थे। क्या है पूरा मामला वो भी आपको बताएंगे। दो हिस्सों में टीम इंडिया जो है ना अलग अलग वो है इंग्लैंड जाएगी। अब दो हिस्सों में क्यों जाएगी, उसका क्या कारण है, वो सारी अपडेट्स भी इसी में यहाँ पर आपको पूरे शो के अंदर ना तमाम तरीके की अपडेट्स जो हैं, खबरें जो हैं वो मिल जाएंगी। मगर शुरुआत क्योंकि आईपीएल रीस्टार्ट हो रहा है उसी से करते हैं, तो दिखाते हैं जी आपको कि क्या दिक्कत जो है वो आईपीएल के सामने अब आ गई है। 17 तारीख से बहाल होना है आईपीएल 2025। 9 मई को सस्पेंड हो गया था टूर्नामेंट, एक हफ्ते के लिए किया गया था। 7 दिनों के बाद भी मैच होने की संभावना जो है ना वो बहुत कम है। क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं? क्योंकि बेंगलुरु में आरसीबी वर्सेस केकेआर की टक्कर है और ये मुकाबला जो है ना वो बारिश में धुल सकता है। ब्रेक के बाद जो पहला ही मुकाबला जो है ना वो बारिश की भेंट चढ़ सकता है। तो जो ये उम्मीद एक बार हर कोई फैंस लगाए बैठा था ना भाई 7 दिन हो गए, उसके बाद एक धमाकेदार सा मैच हो जाए, तो फिर वो जो प्लेऑफ्स का समा जो है ना वो बंध जाएगा। वो मजा तो है थोड़ा सा फीका यहाँ पर पड़ सकता है। बिल्कुल कुणाल, मुझे लग रहा है कि इसके साथ साथ मजा फीका पड़ने वाला है फैंस का। हाँ। आपको याद होगा कुछ दिन पहले खबर आई थी कि अपने चहेते खिलाड़ी के सम्मान में फैंस ये तैयारी कर रहे हैं कि वो व्हाइट टी शर्ट पहन के आएंगे। हाँ। सारे के सारे फैंस जो है वहां पर व्हाइट टी शर्ट पहनेंगे और वो पूरा चिन्ना स्वामी का जो स्टेडियम है उसमें मतलब एक तरीके का सिंबॉलिक वो भी था कि आपने टेस्ट से संन्यास लिया है तो हम व्हाइट्स पहन के आ रहे हैं आपके सम्मान में। तो वो तैयारी भी निश्चित तौर पर अगर मैच में बारिश हो जाएगी, मैच होगा ही नहीं, तो फिर वो तैयारी भी रखी ही रह जाएगी, क्योंकि वो उस तरह से आप सम्मान देंगे, भावों में अपने देंगे, लेकिन जो आप दिखाना चाहते थे करके वो आप नहीं दिखा पाएंगे। तो निश्चित तौर पर, और जैसा आपने कहा कि जब रिज्यूम होना था ये उम्मीद थी कि हाँ साहब अब जिस तरह का परफॉर्मेंस अभी तक आरसीबी ने किया है, एक मैच और जीतेंगे, पहुंचेंगे प्लेऑफ में, लेकिन अब ये सारी चीजें उस अच्छा पॉइंट बढ़ जाएगा। फिर पॉइंट बढ़ने के साथ साथ क्या होगा कि पॉइंट टेबल का गणित फिर अपने आप वो बदलेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो थोड़ा सा मतलब बैड इन टेस्ट नहीं कहना चाहिए, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि हाँ मजा नहीं आया, क्योंकि वो एक हफ्ते का जो ब्रेक हुआ ना उसके बाद एक धमाकेदार मुकाबला हो जाए तो फिर मजा कुछ और होता है। वैसे बारिश की जो स्थिति है वो वहां पर इस किस्म की है कि भाई एक दिन पहले जो है प्रैक्टिस सेशन था, आरसीबी की टीम वहां पर मौजूद थी, पानी इतना पड़ा कि टिम डेविड जो है ना वो स्विमिंग टाइप करने लग गए वहां पे। ठीक है, इस तरीके की सिचुएशन जो है ना वो आ गई है। वो हमने एक शॉट्स भी किया है, उस पर जाके भी आप देख सकते हैं कितना पानी जो है वो चिन्ना स्वामी स्टेडियम में भरा हुआ है। चलिए जी अब वेदर रिपोर्ट आपको बता ही देते हैं। 17 तारीख को बेंगलुरु में बारिश की जो है आशंका है, मौसम विभाग के मुताबिक बारिश की जो आशंका है वो 84% है। पूरे दिन की बात करें, रात को ये बढ़ जाती है, जब मुकाबला है 7:30 बजे 8-9 बजे के करीब जो है वो 98% हो जाती है, यानी कि बारिश होगी और अच्छी खासी होने की उम्मीद है। एक दिन पहले भी वहां बहुत ज्यादा बारिश वहां पर हुई है। मैच भी टाइमली स्टार्ट हो पाएगा उस कारण से कि नहीं ये भी नहीं कहा जा सकता। तो टिम डेविड ने जैसे मैंने आपको बताया वहां पर मस्ती करते हुए नजर आए हैं। तो मस्ती मजाक एक तरफ, मगर ये है कि ये बारिश जो है ना वो मजा नहीं दे रही और कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है ना वो आरसीबी को भी खलेगी, क्योंकि 4 मैच लगातार जीत चुकी है टीम। अब एक मोमेंटम में जो है थोड़ा सा ब्रेक आया है, मेन खिलाड़ी सारे जुड़ चुके हैं, अच्छा लग रहा है सब कुछ इस वक्त आरसीबी के लिए। उस समय ये बारिश का ब्रेक पड़ जाए, पॉइंट्स हो जाएं और आप मुकाबला ना जीत पाओ, वो जो लगातार जीत का सिलसिला चलता आ रहा है वो कहीं पे रुक जाए ना, ये नहीं चाहेगी आरसीबी की टीम, नहीं चाहेगी। आईपीएल ने जब ये रीस्केड्यूल किया सर, मुझे लग रहा है कि उसमें भी थोड़ा सा आपको सोचना चाहिए था। जब आपके पास वक्त है तो आप सोच ही लेते कि भाई वेदर रिपोर्ट तो ऐसा है नहीं कि हम कोई अलग से निकाल के ले आते हैं, ठीक तो सबके सामने होती है। जो रीस्केड्यूलिंग कर रहा है, स्केड्यूलिंग कर रहा है, उसके सामने भी होती है कि भाई अगर बेंगलुरु में बारिश है आप बहाना रख के कहीं और रख लेते। आपने किए ही कुछ मैचेस इधर उधर, तो ये भी कर लेते। आप तो फाइनल इसलिए बदल रहे हो कोलकाता में बारिश की संभावना है, तो फिर ये लीग मैच क्यों?
मेरे ख्याल से रह गया ये पॉइंट आपका बड़ा वैलिड है। जब फाइनल इसी आधार पर आप बदलने की बात कर रहे हैं कि कोलकाता में बारिश के आसार हैं तो उसको अहमदाबाद शिफ्ट कर देते हैं, ये शायद जहन से निकल गया होगा बेंगलुरु की बात। और दूसरी चीज ये भी है कि मुझे लगता है कि शायद ये जो मैचेस के लिए 6 जगहें तय हुई है ना कुणाल, वहां पर मौसम से ज्यादा ये पक्ष रहा होगा कि वो कितनी सुरक्षित जगह है। धर्मशाला में मैचेस नहीं कराए गए, या और सुरक्षित के साथ साथ फ्लाइट्स का जो नेटवर्क है वो कितना वहां पर स्ट्रांग है, उसमें कोई बाधा तो नहीं पड़ रही है, क्योंकि कई सारे एयरपोर्ट एहतियातन बंद किए गए थे, आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के समय में। तो मुझे लगता है कि शायद वहां पर जैसे कहते हैं ना कि आप कोई प्लान चेंज कर रहे हैं, तो उस प्लान को चेंज करने के लिए आपके सामने 2-3 पॉइंट्स होते हैं कि मेरी प्रायोरिटी ये है, प्रायोरिटी ये है, प्रायोरिटी ये। मुझे लगता है शायद प्रायोरिटी वहां पर वो 6 शहर जो चुने गए उसमें कनेक्टिविटी, उसके बाद फिर सिक्योरिटी, और फिर जाके वो वेदर आया। और इसीलिए जो है अच्छा फाइनल में रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि फाइनल आपको कराना ही कराना है, फाइनल में आप पॉइंट्स बांटेंगे नहीं, तो आपको लगा होगा चलो फाइनल चेंज कर देते हैं। वहां पर शायद ये मुद्दा उठा ही नहीं होगा कि बेंगलुरु में भी तो बारिश हो रही है और वहां पर भी उस वक्त बारिश के आसार है, तो क्या करना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे मुझे लगता है शायद वो जो जैसा आपने कहा ना कि जब रिज्यूम होना था तो एक धमाकेदार मैच के साथ वो जो शुरुआत में माहौल बन जाता, वो माहौल मिस हो जाएगा अगर मैच नहीं होता है तो। बिल्कुल जी, उसी की कमी जो है ना वो खल सकती है। बहरहाल जब मैच होगा तब पता लगेगा। कई बार चीज़ें जो है ना वो रातों रात बदल जाती हैं, और मौसम विभाग तो है ही फिर, ठीक है, कि वो जो बोलता है कई बार वो नहीं भी होता है। यहाँ पे तो खास तौर पर उपमहाद्वीप में मतलब किसी को हम वो नहीं कर रहे, कमतर नहीं आंक रहे, मगर ये कई बार देखा गया है। चलिए जी, अब आ जाते हैं उस पॉइंट पे जो सर ने पहले भी मेक किया कि भाई अगर ये मैच धुल गया, लेट्स से कि धुल गया, तो फिर क्या होता है, फिर क्या नफा नुकसान है, किसको फायदा है, किसको यहाँ पे नुकसान होता है। चलिए जी दिखाएं। मैच बारिश में धुला तो केकेआर रेस से बाहर हो जाएगी टेक्निकली, मतलब वैसे तो बाहर है ही, मगर टेक्निकली ऑफिशियली जिस भी तरीके से बाहर हो सकते हैं वो बाहर हो जाएंगे। केकेआर के फिलहाल 12 मैचेस में 11 पॉइंट है। अब वो 13वां मैच अगर उनका धुल गया, एक मैच उनका धुल चुका है, तो फिर वो बाहर हो जाएंगे। फिर वो अभी भी 16 तक नहीं पहुंच सकते, फिर वो 15 पर भी नहीं पहुंच पाएंगे, उनका मामला जो है पैकअप हो जाएगा। आरसीबी को भी नुकसान होगा, क्यों? क्योंकि आरसीबी के पास 11 मैचेस में 16 अंक है। अगर धुलता है तो एक एक पॉइंट मिलेगा, 18 पे नहीं पहुंचेंगे। 18 पे आप ऑलमोस्ट 100% सिक्योर हो जाते हो कि आप प्लेऑफ में हो। 17 अंक के साथ क्वालिफिकेशन पक्का नहीं है, क्योंकि गुजरात, पंजाब, दिल्ली, मुंबई ये सब 17 अंक हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए आरसीबी को भी नुकसान होगा कि उनका जो मोमेंटम चल रहा है और जो लग रहा है कि भाई 3 मैचेस बचे हैं, अभी सिक्योर कर ले प्लेस, फिर 1 और 2 पोजीशन के लिए आए करें, तो वो नुकसान जो है वो आरसीबी को उठाना पड़ सकता है। और केकेआर के लिए कोई स्लाइटेस्ट ऑफ द चांस होगा तो वो भी गया पानी में। हाँ बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात ये कि आपका डिफेंडिंग चैंपियन बाहर हो जाएगा, और फाइनलिस्ट टीम पहले ही बाहर हो चुकी है। जो रनर अप टीम थी वो पहले ही आपके प्लेऑफ की रेस से बाहर है। प्लस जो आपने कहा, देखिए जीटी के पास 16 पॉइंट है, 3 मैच बचे हैं, वो 22 पॉइंट तक जा सकते हैं। उसके बाद आ जाइए आप आरसीबी, जो आपने कहा एक पॉइंट अगर बट गया तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर अगर आप आते हैं पंजाब की टीम के पास, वो भी 21 पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद अगर आप एमआई पे आते हैं तो वो पहुंच सकते हैं 18 पॉइंट तक, सब 17 के ऊपर जा रहे हैं। बिल्कुल 17, ठीक है ना, दिखाई दे पॉइंट्स टेबल बिल्कुल। और उसके साथ साथ अगर आप डीसी पे जाएंगे तो डीसी भी 19 पॉइंट तक पहुंच सकती है, क्योंकि 13 पॉइंट है और अभी 3 मैच बाकी हैं। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो पॉइंट टेबल में, इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि फैंस की जो मायूसी है वो तो है ही है। अगर अंक बटे तो प्लेऑफ का गणित भी बदलेगा। हालांकि मैं आपको बताऊं, प्रैक्टिकली टीमें इसके लिए तैयार रहती हैं, उनको पता रहता है कि कुछ ना कुछ तो एक आध मैच ऐसा होगा ही होगा जो मतलब जो हमने नहीं सोचा है वैसा हो जाएगा। तो मुझे लगता है शायद इसके बाद जब 2 मैच, यहां पर 17 पॉइंट होंगे, लेकिन 2 मैचेस आरसीबी के बचे भी रहेंगे, यानी 17 और 4 21। उनके पास भी 19 पहुंचने का मौका भी है, 21 पहुंचने का मौका भी है। तो अगर पॉइंट बट भी गया यहाँ पे, तो आरसीबी आपस में यही बात करेगी, कोई बात नहीं, हम अपने मोमेंटम को मेंटेन रखते हैं। असली रोना जो है वो कोलकाता की टीम के लिए। बिल्कुल जी, केकेआर बिना खेले बाहर हो जाएगी, ठीक है, मगर वो जिस तरीके से खेले वो फिर वही बात है कि वो इस बार ना डिजर्व नहीं करते। पिछली बार अगर आप देखें तो जिस तरह से हैदराबाद की टीम फाइनल तक पहुंची थी, और कोलकाता की टीम जिस तरह से फाइनल में पहुंची थी, फाइनल जिस तरह से कोलकाता ने जीता था एक तरफा मैच, उसमें यही बात तो निकल के आई थी कि सबसे कंसिस्टेंसी के साथ कोलकाता की टीम खेली थी। हैदराबाद की टीम बहुत अच्छा खेली थी, 280 रन, 280 प्लस रन 3 बार मेरे ख्याल से बनाए थे उन्होंने। लेकिन फाइनल तक आप कंसिस्टेंसी के साथ जाते हैं, इस बार वो कंसिस्टेंसी जो है वो मिसिंग है कोलकाता की टीम, वो मिसिंग है, इसीलिए वो उतने डिजर्विंग नजर भी नहीं आ रहे हैं। और वो तो खैर पिछले मैच में जब हो गया था ना कि भाई 16 पॉइंट तक नहीं पहुंच सकते, तो अजिंक्य रहाणे ने बोल दिया कि नाउ वी प्ले फॉर प्राइड, ठीक है, तो वो कहानी तो हो ही चुकी है। चलिए जी, पॉइंट्स टेबल का गणित हमने आपको समझा दिया किस तरीके से अगर मैच धुलता है
तो यहाँ पर हो सकता है। वैसे कायदे, नियम कायदे बता दूं आपको कि भाई मिनिमम 5-5 ओवर का मैच कराना ना वो ज़रूरी है, और कट ऑफ टाइम जो होता है ना 7:30 बजे मैच अगर शुरू होना है तो वो 11 बजे तक जाता है, जब तक देखा जा सकता है। हालांकि उससे पहले भी कॉल ऑफ किया जा सकता है मैच, अगर दोनों कप्तान और रेफरी जो है वो रेडी हो जाए कि भैया अब यहाँ पर जो है सूरत हाल नहीं है कि मैच कराया जा सके, तो क्यों टाइम वेस्ट करना, कट ऑफ टाइम तक क्यों जाना, यहीं पे इसको पैकअप कर देते। मगर अगर गुंजाइश रही कि 5-5 ओवर का कराया जा सके तो वो कराया जाएगा। हालांकि वो लॉटरी की तरह ही होता है, वो 5-5 और इसमें ओवर ये भी है कुणाल कि अब पहले के मुकाबले ना कप्तान एक मैच या एक मैच से मिलने वाले पॉइंट के साथ साथ खिलाड़ियों की सेफ्टी को लेकर बहुत कंसर्न रहता है। मैदान में अगर पैचेस में पानी जमा है, कहीं कोई डैम्पनेस है, कहीं किसी का कोई पैर मुड़ गया, कहीं किसी को कोई चोट लग गई, तो फिर बहुत सवाल उठते हैं। इसलिए भी दोनों कप्तानों को, जैसा आपने भी कहा कि दोनों कप्तानों की रजामंदी से वो कट ऑफ टाइम तक जाने की नौबत ही नहीं आती। कई बार रेफरी कह देता है कि भैया देख लो ये है हालत, खेलना चाहते हो तो बताओ, रुकते हैं 11 बजे तक, क्योंकि बारिश तो चलो रुक भी गई, ये पानी कैसे निकलेगा। तो इसलिए शायद खिलाड़ियों की सेफ्टी को लेकर वो फैसला पहले ही हो सकता है। बिल्कुल जी, वो किया जा सकता है। बहरहाल देखना पड़ेगा किस तरीके से मौसम करवट लेता है और क्या सिचुएशंस रहती है। हमने आपको पहले से आगाह कर दिया कि इस तरीके का सूरत हाल जो है बेंगलुरु में नजर आ रहा है। चलिए जी, अब आ जाते हैं रजत पाटीदार पे, आरसीबी के कैप्टन पे। उन्होंने पहले क्या बोला है आरसीबी के पॉडकास्ट के अंदर, वो आपको दिखाते हैं, उसके बाद उस पर बातचीत कर लेंगे। जो उन्होंने दिल से जो है वो बात कही है। मुझे आईपीएल 2022 के लिए मेगा नीलामी से पहले एक मैसेज मिला था कि आप तैयार रहें, हम आपको चुनेंगे। मुझे थोड़ी उम्मीद थी कि मुझे एक और मौका मिलेगा आरसीबी के लिए खेलने का, लेकिन मुझे मेगा ऑक्शन में नज़रअंदाज किया गया। मैं इससे थोड़ा दुखी था। मैंने नीलामी में नहीं चुने जाने के बाद इंदौर में अपने स्थानीय मैचों में खेलना शुरू कर दिया था। मुझे फिर फ़ोन आया कि हम आपको लवनीत सिसोदिया की जगह चुन रहे हैं। सिसोदिया चोटिल होने के कारण उस सीज़न में टीम से बाहर हो गए थे। मैं सच कहूं तो किसी खिलाड़ी के रिप्लेसमेंट के तौर पर मैं नहीं आना चाहता था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझे वहां खेलने का मौका नहीं मिलेगा। मुझे हमेशा लगता है कि मैं वहां डगआउट में नहीं बैठना चाहता। मैं थोड़े समय के लिए नाराज़ था, लेकिन फिर सामान्य हो गया था। तो भाई ये बात उन्होंने दिल से बोल तो दी, बड़ी दिल से बात बोली गई है, और वो भी आरसीबी के पॉडकास्ट पे बोली गई है। ठीक है, मगर ये दिखाता है कि अभी नई नई कप्तानी है, मतलब जिसमें आप ऐसी बात बोल देते हो, वो भी उस फ्रेंचाइजी के अगेंस्ट जो बात जा रही है कि भाई उन्होंने आपको बोल के जो है आप पे बोली नहीं लगाई, और बाद में कोई खिलाड़ी ने बैकआउट कर दिया जिसका नाम भी बहुत कम लोग जानते होंगे। ठीक है, तो आपको चुना गया और अब आपको कप्तान जो है वो नियुक्त किया गया है। तो चलिए, वो तो अच्छी बात है कि अब भरोसा जताया गया, आप पे जो भरोसा जताया उस पर भी आप खरे उतरे हो, मगर ये थोड़ी सी नादानी कर गए मुझे लग रहा है। बिल्कुल, और मुझे लगता है शायद इसमें अगर एक लाइन और जोड़ देते ना तो कहानी खत्म हो जाती है। अगर वो लास्ट में ये कह देते कि हालांकि मुझे बाद में कप्तान बना दिया गया, मुझे कप्तानी दे दी गई, तो अब मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, या मैं जो डिजर्व करता था या उससे ज्यादा मिला, या कुछ इस तरह की एक लाइन एक पॉजिटिव नोट पे खत्म करते। अभी क्या है कि वो शिकायत वो जो शिकायत ज्यादा लग रही है, तब वो एक पूरा मुकम्मल और फैक्ट भी है। अगर जिस खिलाड़ी के साथ आरसीबी ने ऐसा किया और फिर उसको ही कप्तान बनाया, तो कहानी खत्म। मतलब 0 से 100 तक जाने का सफर तो यहां से है ना, लेकिन अगर आप उसको 90 पे रोक देंगे तो फिर वो शिकायत ज्यादा लग रही है। हाँ बिल्कुल, फिर वो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। बिल्कुल, ठीक है, फिर परिपक्व नहीं है अभी, उतनी आदत नहीं होगी ना, अभी आदत नहीं है, धीरे धीरे पड़ जाएगी। अभी आदत नहीं है कि वो सारे जो बहाने होते हैं निगल बिगल वाले वो सब जो है वो बोल सके और ये सब कर सके। चलिए जी, कोई बात नहीं। ये हो गया जी आईपीएल का जो अपडेट्स आई थी हमने आपको यहाँ पर बता दी। अब थोड़ा टीम इंडिया पे आ जाते हैं और बीसीसीआई पे आ जाते हैं। पहले टीम इंडिया की बारी है। टीम इंडिया को आपको पता है कि अब आईपीएल के बाद इंग्लैंड का दौरा करना है। कुछ खबरें वहाँ के शेड्यूल से लेके आ रही हैं। टीम अनाउंस अभी नहीं की गई है, कप्तान अनाउंस अभी नहीं किया गया है, मगर शेड्यूल के बारे में जानकारी यहाँ पर आ रही है जो हम आपको बता देते हैं। 2 बैचेज में जो है ना इंग्लैंड रवाना होगी टीम इंडिया। 6 जून को पहला बैच जा सकता है इंग्लैंड, और पहले बैच के साथ ही कार्यक्रम ये बन रहा है कि कोच गौतम गंभीर भी चले जाएंगे, और उनका जो सपोर्ट स्टाफ है वो अलग अलग कंट्रीज़ में अभी वो भी वहाँ पर आ जाएगा। जिनकी टीमें प्लेऑफ में नहीं पहुँची है, मतलब जिन खिलाड़ियों की टीमें, वो जल्दी जाएंगे, और जिनकी पहुँची है वो सेकंड बैच में जाएंगी। 20 जून से शुरू हो रहा है इंग्लैंड का यहाँ पर दौरा। तो अपनी तरफ से ये हमने पहले भी देखा है कि कोचेस करते रहे हैं कि भाई आईपीएल के बाद अगर कोई WTC कई बार आया है तो आप पहले जाके थोड़ा तैयारी करके अपने से बेस्ट फुट फॉरवर्ड रख के, वही कोशिश यहाँ पर दोबारा से गौतम गंभीर भी करते हुए नज़र आ रहे हैं कि भाई मैं साथ ही चले जाऊँगा, मैं बाद में नहीं जाऊँगा, मैं साथ ही जो है टीम के चले जाऊँगा। नफ़ा नुकसान क्या होना है वो तो बाद में पता लगेगा, मगर ये कि चलो यहाँ से अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड जो है वो गौतम गंभीर भी रखना चाहते हैं और उन सब लोगों को ले जाना चाहते हैं जिनका जो है अब आईपीएल की प्लेऑफ की टीमों में अगर वो खिलाड़ी यहाँ पर नहीं होंगे। सोच अच्छी है, बस यही है कि अब ये सारे स्टेप्स ना
वो प्रिपरेशन से ज्यादा ना घबराहट के ज्यादा लग रहे हैं, है ना? बात सही है, तार्किक है, अच्छी सोच है कि भाई जब खिलाड़ी यहाँ पर प्लेऑफ में उसकी टीम नहीं है और अगर 2 बैच में पहले चले जाएं और वहां जाकर थोड़ा सा वहां की जो आबो हवा है उससे परिचित हो जाएं, लेकिन गौतम गंभीर घबराने वाले खिलाड़ियों में है नहीं। मतलब अगर इसको इस तरीके से देखा जाए कि वो घबरा गए हैं इसलिए पहले लेकर जा रहे हैं या वो कुछ कहीं पैनिक बटन दबा हुआ है, ऐसे वो है नहीं। जितना मैंने उनको कवर किया है क्रिकेटर के तौर पर, बड़े गट्सी प्लेयर हैं। आप एक क्रिकेटर के तौर पर सोचिए कि जब वो 2011 वर्ल्ड कप में बैटिंग करने गए थे, उस वक्त हालात इतने आसान नहीं थे कि 350 रन का लक्ष्य आपको चेस करते हुए मतलब आसानी से आप बढ़ रहे हैं उस तरफ। सचिन आउट हो गए थे, सहवाग आउट हो गए थे, लेकिन वहां पर उन्होंने संभाला पूरी पारी को। आप T20 वर्ल्ड कप का फाइनल भी देखेंगे जब इंडिया ने जीता था, वहां भी उनके सबसे ज्यादा रन थे। उसके अलावा अगर आप अब आ जाते हैं कोच के तौर पर, देखिए पहले कप्तान के तौर पर देखिए केकेआर को। केकेआर में जब वो आए 2012 था मेरे ख्याल से साल, 2012 से पहले मन मर्जी के जितने बड़े बड़े खिलाड़ी थे, ब्रैंडन मैककलम से लेके सौरव गांगुली से लेके सारे खिलाड़ियों को आजमाया जा चुका था, कप्तानी दी जा चुकी थी, कोलकाता जीती नहीं थी। 12 में वो आए, उन्होंने जीत दिलाई, 14 में जीत दिलाई, फिर जब अभी फिर 14 के बाद से एक लंबा गैप था, फिर लौट के आए, फिर तो वो एक प्लान बनाते हैं। वो सही या गलत बात की बात है, ठीक है ना? वो एक प्लान बनाते हैं, उस प्लान के लिए वो कड़े फैसले लेने पड़ते हैं, वो लेते हैं, लेकिन फिर वो उसके लिए फिर वो उसको मतलब जिसको कहते हैं ना कि बैक करते हैं, वो पीछे हटने वालों में से नहीं है। तो मेरे ख्याल से एक प्लान का हिस्सा है, योजना का हिस्सा है, जो तार्किक भी है और जैसा आपने कहा कि सोच अच्छी है। बिल्कुल जी, सोच अच्छी है। और अब देखते हैं कि भाई क्या होता है यहाँ पर। इंडिया ए का भी वैसे प्लान है कि भाई इंडिया जो पहला मैच ही जाएगा, मेरे ख्याल से इंडिया ए का ही होगा। वहाँ पर जो मैचेस होंगे वहाँ पर भी कुछ डोमेस्टिक में जिन्होंने अच्छा किया है या जिन पे भरोसा किया जाता है उनको देखा जाएगा, फिर जो है देखेंगे भाई किसको क्या किया जा सकता है, एडजस्ट वहाँ पर अकॉर्डिंगली। चलिए जी, ये हो गया इंडियन टीम का। बीसीसीआई ने एक नाइस जेस्चर जो है ना वो दिखाया है। सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है, इतना पैसा है उसके पास, तो उसने दूसरे खेल जो हैं जो भारत में खेले जाते हैं, जो ओलंपिक खेल आप कह लीजिए, अदर स्पोर्ट्स कह लीजिए, उनको सपोर्ट करने के लिए एक जेस्चर जो है कदम आगे बढ़ाया है। खेल मंत्रालय ने मदद मांगी थी बड़े बड़े कॉरपोरेट से, बीसीसीआई भी इन्वाइटेड था। तो बीसीसीआई ने कहा कि भाई दूसरे खेलों की फंडिंग पर जो है ना हम विचार करेंगे। 2 से 3 ओलंपिक खेलों को अपनाने पर जो है ना वो बीसीसीआई चर्चा कर रही है कि उनको हम ओन कर लेंगे भैया, कि भाई ठीक है, इनका अब हम देखेंगे किस तरीके से आगे बढ़ाना है। ओलंपिक ट्रेनिंग सेंटर्स को फंडिंग करने में दिलचस्पी जो है ना वो बीसीसीआई ने दिखाई है। 2-3 सेंटर्स बेसिकली क्या है कि बहुत सारे सेंटर्स जो है वो भारत सरकार बनाना चाह रही है, हर खेल के लिए एक अलग सेंटर, जिसमें से वो 2-3 खेल बीसीसीआई बोल रही है कि 2-3 सेंटर्स बनाने और वहाँ पे ट्रेनिंग देने का काम, उसकी फंडिंग हम कर लेंगे। बेसबॉल जैसा खेल है, अब बेसबॉल जैसे खेल में अब वो ओलंपिक्स में कई बार शामिल हुआ है, उसमें बीसीसीआई काफ़ी मदद कर सकती है क्योंकि थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी जो है वो क्रिकेट से यहाँ पर बनती है। 2024 में ओलंपिक खेलों से पहले बीसीसीआई ने मदद की थी और मुझे याद है 8.5 करोड़ रुपए जो है ना वो बीसीसीआई ने उस वक्त दिए थे कि भाई ये जो है ओलंपिक एसोसिएशन को कि भाई इससे बेटर तैयारी जो है वो यहाँ पर की जा सके। तो ये अच्छी बात है सर कि भाई यहाँ पर आप तो खुद तो क्रिकेट के अंदर नंबर 1 हो, मगर अब आपने इतनी फाइनेंशियल क्लाउट आपके पास हो गई है, इतनी रिसोर्सेज आपके पास है, तो आप दूसरे एथलीट्स को भी मदद कर रहे हो जो नेशन के लिए प्राइड ला सकें। बिल्कुल, पहले भी जैसा आपने बताया कि पहले भी मतलब ये किया है बीसीसीआई ने, ओलंपिक मूवमेंट को मदद की है, लेकिन हाँ अगर पूरे के पूरे खेल को वो ओन कर लेंगे, अगर वो उसको अडॉप्ट कर लेंगे तो स्थितियां और अच्छी होंगी। और बिल्कुल सकारात्मक बात है, बड़ा पॉजिटिव बात है कि जिस देश में क्रिकेट जिस देश का क्रिकेट इतना ताकतवर है कि वो विश्व क्रिकेट को संचालित करता है, वहां दूसरे खेल अगर मतलब अभी भी अगर आप देख लें, हॉकी की बात कर लें, बॉक्सिंग की बात कर लें, बैडमिंटन की बात कर लें, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर हुआ है पहले के मुकाबले। शूटिंग की बात कर लें, आर्चरी की बात कर लें, हम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर वाले देशों में शुमार हैं। लेकिन हाँ, बहुत सारे खेल अभी ऐसे हैं जहां पर पैसा चाहिए, पैसा भारत सरकार की तरफ से चाहिए, पैसा खेल मंत्रालय की तरफ से चाहिए, और पैसा अगर कोई ऐसी समृद्ध संस्था है बीसीसीआई जैसी जिसके पास पैसा है और अगर वो खेल में लगा रही है, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? बिल्कुल जी, इससे अच्छा कोई और नहीं हो सकता कि आप मतलब एक देखिए एक नैरेटिव है। हाँ। नैरेटिव क्या है इस देश का कि भैया इंडिया में तो खेल का मतलब सिर्फ क्रिकेट है। बिल्कुल, मीडिया भी सिर्फ क्रिकेट ही कवर करता है। हाँ। आप भी सिर्फ क्रिकेट ही दिखाते हैं, हम भी सिर्फ क्रिकेट ही दिखाते हैं, अखबार सिर्फ क्रिकेट ही छापते हैं। हाँ। तो वो जो दूसरे खेल से जुड़े खिलाड़ी हैं उनके अंदर अगर कहीं ना कहीं एक कसक रहती है कि यार मैंने तो इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की, मेरे पास तो कैमरा लेके कोई नहीं आया। हाँ। लेकिन हाँ देखो, एक क्रिकेटर जो है वो रणजी ट्रॉफी में या किसी डोमेस्टिक टूर्नामेंट में भी शतक करता है तो वहां पर कैमरा जाता है। तो अगर वो जो अभी जो मतलब फर्क है या जो फासला
फासला है बाकी खेलों का क्रिकेट से वो बहुत बड़ा है। वो तभी कम होगा जब आप दूसरे खेलों में भी कामयाबी लेकर आएंगे। आज आपके पास साइना नेहवाल, पीवी सिंधु है तो बैडमिंटन की बात होती है। आपके पास बॉक्सिंग में लगातार ओलंपिक मेडल्स आए तो आप बॉक्सिंग देखिए आज शहर शहर में कितनी लोकप्रिय हो गई। आपके पास शूटिंग में मेडल आते हैं तो आप शूटिंग देखिए, नोएडा में स्कूलों में लोगों को शूटिंग सिखाई जा रही है जो पहले नहीं होता था। तो इसलिए भी ये जरूरी है कि दूसरे खेलों में आप स्टार लेकर आए। तो वो जो अभी जो एक फर्क दिखाई देता है क्रिकेट के मुकाबले, क्रिकेट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाला मामला जो होता है वो थोड़ा ठीक हो जाएगा। बिल्कुल जी, और मे बी मेरे को लग रहा है स्टेप इन दिस डायरेक्शन भी हो सकता है कि अगर ये चीज़ें सही आती हैं तो फिर जो है ना, फिर वो सरकार कोई ऐसा नहीं है कि हर चीज़ पे अपना क्लच रखना चाहती है कि भाई ठीक है, अगर उसको प्राइवेटली या फिर जॉइंट के अंदर अगर खेल प्रॉस्पर होते हैं तो फिर वो उसको उसी तरीके से आगे चलाया जाए। अगर ये एक्सपेरिमेंट मुझे लगता है कामयाब होता है क्योंकि कुछ दूसरे कॉर्पोरेट्स भी यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहे हैं। एनीवेज एक अच्छी पहल है जो की जा रही है, कारगर होगी तो इस लाइन पे फिर आगे भी बढ़ा जा जैसे उड़ीसा सरकार ने किया हॉकी के लिए बहुत कुछ, तो इस तरह की चीजें जरूरी भी है। और मुझे लगता है इस पे एक चीज और भी है, ये बाकी खेलों के जो एसोसिएशन है उनको बीसीसीआई से भी सीखना चाहिए। बीसीसीआई कोई पैसा लेके नहीं पैदा हुई थी। हमने आपने कितनी बार ये खबर बताई है अपने सब्सक्राइबर्स को कि 83 में वर्ल्ड कप जीतने के बाद जो है क्या सम्मान हुआ था और कितने पैसे मिले थे। उस वक्त के हिसाब से ठीक ठाक पैसे थे, लेकिन वो आज की तरह नहीं थे ना। आज तो सपोर्ट स्टाफ को उतना पैसा मिल जाता है क्रिकेट में। तो जो पारदर्शिता तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ जो प्रोफेशनलिज्म बीसीसीआई लेकर आई, जिस तरह से उसमें पैसे आए वो कैसे आए, उसके लिए आपको तब आना शुरू हुए जब आपने खेलना शुरू किया, जीतना शुरू किया, आपको स्टार मिलने लगे। बिल्कुल। तो बाकी खेलों के लिए, बाकी खेलों के एसोसिएशंस के लिए, बाकी खेलों के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनके लिए भी सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। बिल्कुल जी, सीखने को मिलेगा और थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस भी हो जाएगा कि भैया जब ये कर सकते हैं तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते हो। बिल्कुल। ठीक है, चलिए जी, इसी नोट के साथ इस ब्रॉडकास्ट को रैप अप करते हैं। अभी हम दोनों को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय।